हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री, हमारे अतीत पार्ट थर्ड। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे छठा चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। राष्ट्र को शिक्षित करना। तो आइए शुरू करते हैं। पहले अध्यायों में आप पढ़ चुके हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजाओं और नवाबों, किसानों, आदिवासियों पर किस तरह के प्रभाव पड़े। तो इसके इन सब के बारे में आपने जो अगले अध्याय जो पढ़े हैं हमने पहले, उन सब में पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या पढ़ना है। इस अध्याय में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीजों से विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़े। विद्यार्थियों के जीवन को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भूक्षेत्र पर विजय और आय पर नियंत्रण ही नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है। वे मानते थे कि देसी समाज को सभ्य बनाना और उनके रीति रिवाज और मूल्य मान्यताओं को बदलना है। इसके लिए वे कौन कौन से बदलाव लाए थे? भारतीयों को शिक्षित, सभ्य और अंग्रेजों की सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने थे? अंग्रेजों के पास भी इन सवालों के कोई बने बनाए जवाब नहीं थे। इन सवालों पर कई दशक तक बहस चलती रही। भाषाविद एक ऐसा व्यक्ति जो भाषाओं का जानकार और विद्यार्थी होता है, उसे भाषाविद कहते हैं। अंग्रेज शिक्षा को किस तरह से देखते थे? अंग्रेज शिक्षा को किस तरीके से देखते थे? तो आइए देखते हैं। आइए सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे और शिक्षा के जो विचार हमें आज सहज सामान्य दिखाई देते हैं, वे पिछले 200 सालों में किस तरह विकसित हुए। इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी और इस बारे में अंग्रेजों के विचार किस तरह विकसित हुए कि भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाएगा। प्राच्यवाद की परंपरा। प्राच्यवाद की परंपरा सन 1883 में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया। कानून का माहिर होने के साथ साथ वे जोन्स एक भाषाविद थे। उन्हें ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन अध्ययन किया था। वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे। अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे। जैसा कि हमने देखा कि भाषाविद जो होते हैं वो अलग अलग भाषाओं के ज्ञाता होते हैं। कलकत्ता में आने के बाद वे रोजाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर उनसे संस्कृत की बारीकियां, उनकी व्याकरण और संस्कृत काव्यों का अध्ययन करने लगे थे। कुछ ही समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दिया। जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसी दिलचस्पियां रखते थे। हेनरी टॉमस कोलब्रुक ने नेथेनियल हालहेड नेथेलियन हालहेड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत व फारसी रचनाओं व अंग्रेजी का अनुवाद कर रहे थे और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे थे। लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया। एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उनका पतन हो चला था। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र कानूनी ग्रंथों को खोजना व समझना बहुत जरूरी था। उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है और इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। इस तरह जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने और उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में जुट गए थे।
उन्हें विश्वास था कि यह योजना न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद देगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने, अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद देगी। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों की भूमिकाएं निभा रहे थे। इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान के बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत व फारसी साहित्य व काव्य पढ़ाने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए। इन अधिकारियों का ये भी मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले ही परिचित हैं, जिसे वे आदर और महत्व देते हैं। उन्हें अनजाने अनजाने विषयों की शिक्षा न दी जाए। इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज यहाँ पे देखिए, तभी अंग्रेज देसी जनता का दिल जीत सकते हैं। केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर सम्मान की उम्मीद कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहां प्राचीन संस्कृत ग्रंथों को शिक्षा दी जाए, देश का शासन चलाने में मदद मिले। परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचार से सहमत नहीं थे। इनमें से बहुत सारे प्राच्यवादी के कटु आलोचक भी थे। प्राच्यवादी क्या होता है देखते हैं। एशिया की भाषा और संस्कृति पर गहरा ज्ञान रखने वाले लोग प्राच्यवादी होते हैं। मुंशी, एक ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना लिखना और पढ़ाना जानता हो, मुंशी होता है। वर्नाकुलर, यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी भारतीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत और औपनिवेशिक देशों में अंग्रेज रोजमर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषाओं और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच फर्क को चिन्हित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते थे। मदरसा, सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है। यह भी किसी तरह का स्कूल या कॉलेज या कोई संस्थान हो सकता है। अब देखते पूरब की जघन्य गलतियां। क्या थी जघन्य गलतियां? 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने में लगे थे। उनका कहना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ है और वैज्ञानिक और उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही था। इसलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्च नहीं करना चाहिए। प्राच्यवादियों पर हमला करने वाले जेम्स मिल प्रमुख थे। उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देसी जनता को खुश करने और उनका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीजों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्य के बजाय वे पढ़ाया जाना चाहिए कि वे पश्चिम ने किस तरह से वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल की हैं। 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया था। थॉमस बैबीगटन मैकाले इन आलोचकों में सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे। वह भारत को असभ्य देश मानते थे जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था। तो इस तरीके से उनकी मानसिकता थी कि भारत के लोग जो है वह सभ्य नहीं है, हम उनको सभ्य करेंगे। मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई शाखा इंग्लैंड के प्रगति के समकक्ष नहीं थी। मैकाले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक ही खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्यकार के बराबर है।
उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं था। गहन ऊर्जा और आवेश पूर्वक मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर जोर दिया। उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियां पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे। इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। अब देखते हैं, मैकाले के मिनट्स विवरण के आधार पर 1835 में अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। ये फैसला भी किया गया कि अंग्रेजों को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता मदरसे और बनारस संस्कृत कॉलेज और प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन न दिया जाए। इन संस्थानों को अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मदिरों की संज्ञा दी गई। अब स्कूलों के लिए अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकें छपने लगी थी। इस तरीके से व्यवसाय के लिए शिक्षा। यहाँ पे देखिए एक चित्र दिया गया है कि बैविंगटन, मैकाले और उनका अध्ययन कक्ष। यहाँ पे देखिए, ज्ञानियों की भाषा। ज्ञानियों की भाषा, अंग्रेजी पढ़ाने की जरूरत पर जोर देते हुए मैकाले ने यह कहा था। देखिए क्या कहा था मैकाले ने। सभी पक्ष इस बात पर सहमत दिखाई देते हैं कि भारत के लोग देसी लोगों द्वारा आमतौर पर बोली जाने वाली बोलियों में न तो साहित्यिक जानकारियां होती है, न ही वैज्ञानिक। इसके अलावा ये बोलियां इतनी दरिद्र और रूखी हैं कि अगर किसी और स्रोत से उनको समृद्ध न बनाया जाए तो किसी मूल्यवान कृति का उनमें अनुवाद भी नहीं किया जा सकता। इस तरीके से अलग अलग भाषाओं को वह इस दृष्टि से देखता था कि अच्छी नहीं है, दरिद्र और रुखी हुई भाषाएं हैं यहाँ के लोगों की, देसी लोगों की। व्यवसाय के लिए शिक्षा। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्टेट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए इस संदेश को वुड का नीति पत्र या वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया। प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने में कितने व्यवहारिक लाभ प्राप्त होंगे। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया। उनके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा। ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा हो चुकी थी। तब यहाँ के लोग यूरोप में बनी चीजों को अपनाकर खरीदना शुरू कर देंगे। वुड के नीति पत्र में यह तर्क भी दिया गया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। इससे वे ज्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे। फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। दस्तावेज के मुताबिक पूरब का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा था, बल्कि यह लोगों में न तो काम के प्रति दायित्व समर्पण का भाव पैदा कर सकता, न ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता है। तो ये भी लोगों को शिक्षा भी दे रहे थे तो वो अपने लाभ के लिए दे रहे थे, न कि उनको शिक्षित बनाने के लिए। नीति शास्त्र पढ़ाएंगे तो उनको एक ईमानदार और अच्छा जो है कि कर्मचारी बनाया जा सकेगा। तो शिक्षा भी लोगों को दे रहे थे, अपने लाभ के लिए दे रहे थे। कहने के लिए तो बता रहे थे कि हम आपके लाभ के लिए कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। यूरोपीय ज्ञान के पक्ष में तर्क। 1854 के वुड के नीति पत्र में प्राच्यवादी ज्ञान का विरोध करने वालों की निर्णायक विजय का संकेत था। इसमें कहा गया था कि हमें जोर देकर यह बात कहनी चाहिए कि भारत में हम जिस शिक्षा का प्रचार करना चाहते हैं उस शिक्षा का लक्ष्य यूरोप की श्रेष्ठतर कलाओं, सेनाओं, दर्शन और साहित्य यानी यूरोपीय ज्ञान का प्रसार करना है।
1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए कदम उठाए गए। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उसी समय कलकत्ता, मदरसा और बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास किए गए थे। यहाँ पे देखिए 19वीं सदी में बम्बई विश्वविद्यालय का यह एक चित्र है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं नैतिक शिक्षा की मांग। 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया। प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है और नैतिकता उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी। कंपनी को भय था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा और लोग भारत में अंग्रेजों की स्थिति की उपस्थिति को शक की नजर से देखने लगेंगे। ब्रिटिश नियंत्रण वाले भू क्षेत्रों में अपनी संस्थाएं न खोल पाने की वजह से प्रचारकों में अंततः श्रीरामपुर में अपना मिशन खोला। यह इलाका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था। 1800 में एक छापखाना लगाया गया और 1818 में एक कॉलेज खोला गया। 19वीं सदी के दौरान पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खोले गए, परंतु 1857 के बाद भारत की ब्रिटिश सरकार प्रचारक शिक्षा को प्रत्यक्ष सहायता देने में आनाकानी करने लगी थी। सरकार को लगता था कि स्थानीय रीति रिवाजों, व्यवहारों, मूल्य मान्यताओं और धार्मिक विचारों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ देसी लोगों को भड़का सकती है। यहाँ पे देखिए एक चित्र है, चित्र संख्या 6। स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक विलियम केरे, जिसने श्रीरामपुर मिशन की स्थापना में मदद की थी। यहाँ पे देखिए यह कलकत्ता के पास हुगली नदी के तट पर स्थित श्रीरामपुरा कॉलेज। अब देखिए स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ। जो पुराने स्थानीय पाठशाला थे उनका क्या हुआ, चलिए देखते हैं कि स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ। क्या आपको अंदाजा है कि अंग्रेजों ने पहले यहाँ बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता था? अंग्रेजों से पहले बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता था? क्या आपने कभी सोचा है कि उस समय बच्चे स्कूल जाते भी थे या नहीं? अगर स्कूल थे तो ब्रिटिश शासन के तहत उनका क्या हुआ? अब यहाँ से शुरू करते हैं। एडम स्मिथ की रिपोर्ट, विलियम एडम की रिपोर्ट। 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्राप्ति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की वह दिलचस्प थी। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज्यादा पाठशालाएं हैं। ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें आमतौर पर 20 से ज्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। फिर इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफी बढ़ी, यानी कि 20 लाख से ज्यादा थी। ये पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी। कई पाठशालाएं स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। शिक्षा का तरीका काफी लचीला था। आज आप जिन चीजों की स्कूलों से उम्मीद करते हैं, उनमें से कुछ चीजें उस समय की पाठशालाओं में भी मौजूद थी। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी, छपी हुई किताबें नहीं होती थी, पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी, जो बेंच और कुर्सियां नहीं होती थी, ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे, अलग से कक्षाएं लेने, बच्चों की हाजिरी लेने का कोई इंतजाम नहीं होता था, सालाना इम्तिहान और नियमित समय सारणी जैसे कोई व्यवस्था नहीं थी। कुछ कुछ पाठशालाएं बरगद की छांव में ही चलाई गई, तो कुछ गांव की किसी दुकान या मंदिर के कोने में या गुरु के घर में ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी के हिसाब से तय होती थी। क्या पढ़ाना है या विद्यार्थियों की जरूरत को देखते हुए गुरु ही तय करते थे। विद्यार्थियों को अलग कक्षाओं में नहीं बैठाया जाता था, सभी एक जगह एक साथ बैठते थे। अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग से बात कर लेते थे। एडम ने पाया कि यह लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफी अनुकूल है। उदाहरण के लिए फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थी, क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्रायः स्कूल
गांव के बच्चे प्राय खेतों में काम करने चले जाते थे, इसलिए वो स्कूल नहीं आ पाते थे। कटाई और अनाज निकल जाने के बाद पाठशाला दोबारा शुरू हो जाती थी। इसका परिणाम यह था कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे। नई दिनचर्या, नए नियम। पहला तो ऐसा था, जब पुरानी जो पाठशालाएं थी, यहाँ पे देखिए एक चित्र है, एक ग्रामीण पाठशाला। यह फ्रांसवा साल्विन नामक डच पेंटर द्वारा बनाया गया है। फ्रांसवा 18वीं सदी के आखिर में भारत गए आए थे। अपने चित्रों में उन्होंने लोगों के दैनिक जीवन को दर्शाने का प्रयास किया है। अब यहाँ पे देखते हैं दिनचर्या के नए नियम। 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर थी। इसलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में कभी ज्यादा दखल नहीं दिया। 1854 के बाद कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला लिया। कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं। कंपनी एक नई दिनचर्या, नए नियम और नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशालाओं को और व्यवस्थित करना चाहती थी। इसके लिए क्या किया जा सकता था? कंपनी ने क्या कदम उठाए? सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया। इनमें से प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूलों की देखरेख का जिम्मा सौंपा था। पंडितों का काम पाठशालाओं का दौरा करना और वहां अध्यापन की स्थितियों में सुधार लाना था। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि वे समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें और कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाएं। अब अध्यापन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होगा। और विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी। विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें, नियमित रूप से कक्षा में आए तथा तय सीट पर बैठे और अनुशासन के नियमों का पालन करें। नए नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे। जो पाठशालाएं नए व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थी, उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी। जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने की बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, वे सरकारी सहायता प्राप्त और नियमों से चलने वाली पाठशालाओं के सामने कमजोर पड़ने लगे। नए नियमों और दिनचर्या का एक भी नतीजा हुआ। पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चे भी पाठशालाओं में जा सकते थे, क्योंकि पाठशालाओं की समय सारणी काफी लचीली होती थी। नई व्यवस्था के अनुसार की मांग थी कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आएं। अब कटाई के मौसम में भी बच्चों को स्कूल आना जरूरी था, जबकि उस समय गरीब घरों के बच्चे खेतों में काम करने जाया करते थे। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पाता था तो इसे अनुशासनहीन माना जाता था, यानी पढ़ना लिखना ही नहीं चाहता। राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची। केवल अंग्रेज अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के विभिन्न भागों के बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापक प्रसार की जरूरत पर जोर दे रहे थे। यूरोप में आ रहे बदलाव से प्रभावित होकर भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है। उन्होंने अंग्रेजों से आह्वान किया कि वे नए स्कूल और विश्वविद्यालय खोले, शिक्षा पर ज्यादा पैसा खर्च करें। इस दिशा में हुए प्रयासों के बारे में आप अध्याय 8 में पढ़ेंगे, अगले अध्याय में। भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर इसी तरह के लोगों में से थे। आइए देखें उनका क्या कहना था। अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे हैं और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया है। महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा है, यह पापपूर्ण है। इसने भारतीयों को दास बना दिया है, इसने लोगों पर प्रभुत्व डाला है। उनके मुताबिक पश्चिम से आने वाला हर चीज प्रशंसा करने वाले इन संस्थानों में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे थे।
महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा, स्वाभिमान और भाव को पुनर्जीवित करे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने शिक्षार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें और अंग्रेजों को बताएं कि अब वे गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं है। यानी महात्मा गांधी जो थे वो पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देगी। उसने उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, भारतीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़े और तौर तरीके भूल चुके थे। महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान के बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। उसमें पाठ्य पुस्तकों पर जोर तो दिया जाता है, लेकिन जीवन अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। गांधी जी का तर्क था गांधी जी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होती। इसके लिए लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है। हुनर सीखने के काम हुनर सीखने पड़ते हैं और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज किस तरह से काम करती है। उनसे उनका क्या मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होती है। साक्षरता ही शिक्षा नहीं है। देखिए यहाँ पे एक चित्र दिया गया है। महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर और लड़कियों की एक टोली के साथ बैठे हुए हैं। साक्षरता ही शिक्षा नहीं है। यहाँ पे देखिए, महात्मा गांधी ने लिखा कि शिक्षा से मेरा मतलब इस बात से है कि बालक और मनुष्य के देह, मस्तिष्क और भावना की श्रेष्ठ तत्वों को सामने लाया जाए। साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है, नहीं उसको शुरुआत है। यह तो केवल एक साधन है जिसके जरिए पुरुष और महिलाओं को शिक्षा दी जा सकती है। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं होती। लिहाजा मैं बच्चों को शिक्षित करते हुए सबसे पहले उन्हें कोई उपयोगी हस्त कौशल सिखाऊंगा और उन्हें शुरू से ही कुछ रचने पैदा करने के लिए तैयार करूंगा। मेरा मानना है कि दिमाग और आत्मा का सर्वोच्च विकास इस तरह की शिक्षा में ही संभव है। प्रत्येक हस्तकौशल आज की तरह केवल यांत्रिक ढंग से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। यानी बच्चे को प्रत्येक प्रक्रिया में क्यों और किस लिए का पता होना चाहिए। ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है गांधी जी का। और शिक्षा का वास्तविक मतलब यह भी होना चाहिए, यानी दोनों होना चाहिए, वैज्ञानिक तरीके से भी, तकनीकी तरीके से भी, और उनको हस्तकौशल भी सिखाया जाना चाहिए। कुल मिला के हर चीज में उनको स्किल्ड बनाया जाए, उनके पास कौशल हो शिक्षा के माध्यम से। जैसे जैसे राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ, कई दूसरे विचारक भी एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने लगे जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में अमूल तौर से भिन्न हो। अब देखिए टैगोर का शांति निकेतन। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा। क्या आप जानते हैं इसकी स्थापना किसने और क्यों की थी? तो आइए जानते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 में शुरू की थी। टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने में बहुत चिढ़ते थे। वहां उनका दम घुटता था। उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था। टैगोर को ऐसा लगता था कि मानो स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि वहां बच्चे मनचाहा कभी नहीं कर पाते थे। जब दूसरे शिक्षक को सुन रहे होते, टैगोर का दिमाग कहीं और भटक रहा होता था। कलकत्ता के अपने स्कूल जीवन के अनुभवों ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफी प्रभावित किया। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहां बच्चे खुश रह सके। यहाँ पे देखिए एक चित्र है। शांति निकेतन में एक कक्षा चल रहा है। 1930 का दशक। आसपास का माहौल देखिए, चारों तरफ पेड़ और खुली जगह है। यहाँ पे देखिए, खुश रह सके, जहाँ वे मुक्त और रचनाशील हो, जहाँ वे अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सके। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए।
वह अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होनी चाहिए। शिक्षक कल्पनाशील हो, बच्चों को समझते हो और उनके अंदर उत्सुकता उत्सुकता जानने की चाह विकसित करने में मदद दे। टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल बच्चे की रचनाशीलता, चकित होने के उसके स्वाभाविक गुण को मार देते हैं। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला लिया। उन्हें यह जगह निर्मल शांति से भरी दिखाई दी। प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मक मेघा को और विकसित कर सकते थे। बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कमोबेश एक जैसी राय रखते थे, लेकिन दोनों के बीच फर्क भी थे। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया था। इस प्रकार बहुत सारे लोग इस बारे में सोचने लगे थे कि राष्ट्रीय शिक्षा की प्रणाली की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। उनका मानना था कि इसी व्यवस्था को इस तरह फैलाया जाए कि उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को पढ़ने का मौका मिले। इसके विपरीत बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो एक वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे, ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जा सके। कौन तय करे कि सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय शिक्षा क्या होगी? राष्ट्रीय शिक्षा ही की बहस स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही। यहाँ पे देखिए, एक कोयम्बटूर के एक प्रचारक स्कूल में खेल रहे बच्चे। 20वीं सदी का प्रारंभ। 19वीं सदी के मध्य तक ईसाई प्रचारक और भारतीय सुधारवादी संगठन लड़कियों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। यहाँ पे देखिए गर्ल्स कॉलेज का चित्र है। अब यहाँ पे देखिए अभ्यास प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित के जोड़े मिलाइए। तो इसमें से देखते, पाठशाला किसके माध्यम से चलती थी? गुरु के माध्यम से। महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वह प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा चाहते थे। विलियम जोन्स जो थे वह प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान करते थे। टॉमस मैकाले अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन देते थे। इस तरीके से सही जोड़े का मिलान हो गया। अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित में सही या गलत बताएं। निम्नलिखित में सही या गलत बताएं। तो देखते हैं सही या गलत। तो जेम्स मिल प्राच्यवादियों के घोर आलोचक थे। यह बिल्कुल सही है। 1854 में शिक्षा संबंधी डिस्पैच में इस बात पर जोर दिया गया था कि भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी होना चाहिए। यह भी बिल्कुल सही कथन है। महात्मा गांधी मानते थे कि साक्षरता बढ़ाना ही शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यह बिल्कुल गलत बात है। रविन्द्रनाथ टैगोर को लगता था कि बच्चों पर सख्त अनुशासन होना चाहिए। बिल्कुल गलत है। तो इस तरीके से यह चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अब हम अगले चैप्टर में मिलेंगे। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है, अगर पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, तो प्लीज हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि किसी चीज को हमें और ऐड करना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले पार्ट में।